बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव धनैपुर में एक घमंडी सेठ रहता था, जिसका नाम चंद्रभान था। चंद्रभान स्वभाव से बहुत ही घमंडी आदमी था। उसके स्वभाव के कारण उसकी पत्नी विमला बहुत परेशान रहती थी। विमला ही क्या, गांव वाले भी उस घमंडी सेठ से परेशान रहते थे। एक दिन चंद्रभान का नौकर कुमार उसके पास आता है और कहता है, सेठ जी, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। गांव के डॉक्टर ने उनका इलाज शहर में कराने को कहा है। सेठ जी, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अम्मा का इलाज शहर में करा सकूं। कृपा करें सेठ जी, मेरी मदद करें। कुमार, तुम्हें शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? पैसे कमाने के लिए खून जलाना पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है, और तुम कह रहे हो मदद कर दो? कोई पैसा नहीं है मेरे पास, भाग यहां से। कुमार थोड़ा दुखी होता है, लेकिन फिर कहता है, सेठ जी, आप इतने बड़े आदमी हो, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो आप गरीब नहीं हो जाओगे। चंद्रभान कुमार की बात सुनकर आग बबूला हो जाता है। क्यों रे कुमार, तेरे पर निकल आए हैं क्या? मतलब मेरे यहाँ का ही खाता है और मुझसे ही जुबान लड़ाएगा? रुक, तेरी अकड़ अभी निकाल देता हूँ। जग्गा, कल्लू, यहाँ आओ। सेठ की आवाज सुनकर जग्गा और कल्लू तुरंत वहां आ जाते हैं। क्या हुआ सेठ जी, आपने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? जरा इसकी थोड़ी खातिरदारी तो करो, जुबान कैंची की तरह चल रही है इसकी। सेठ के इतना कहते ही वे दोनों बिना कुछ बोले कुमार की पिटाई करने लगते हैं और तब तक मारते हैं जब तक वह जमीन पर नहीं गिर जाता। याद रख कुमार, अगर दोबारा मुझसे जुबान लड़ाने की गलती की तो इस गांव में रहने के काबिल नहीं रहोगे, समझे? अब चुपचाप यहां से निकल जाओ और अपनी शक्ल भी मत दिखाना। कुमार अधमरा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी तीखी बात सेठ चंद्रभान के सामने कहता है। सेठ जी, एक बात याद रखना, ये घमंड तुम्हें जो पैसों का है, एक दिन ऐसा टूटेगा कि तुम्हारे घमंड को समेटने वाली एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। इतना कहकर कुमार वहां से चला जाता है। नौकर भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। तभी चंद्रभान की पत्नी विमला उसके पास आती है और उससे कहती है, अजी, आपने कुमार के साथ अच्छा नहीं किया। वो कितने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा था, वफादार था, और आपने उसे नौकरों से पिटवाया। उस बेचारे को आप जानते ही हैं, कितना गरीब है, ऊपर से माँ और उसकी पत्नी का बोझ भी है सिर पर। बेचारा क्या करता? चंद्रभान को पैसों के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, इतनी हमदर्दी है तो यहाँ क्यों रहती हो? उसी के घर जाओ, रहो उसके साथ, उसकी माँ और उसकी पत्नी का ख्याल रखो। बस कीजिए, अरे घमंड की भी हद होती है। और आप हैं कि छोड़िए, आपसे बात करना ही बेकार है। जिस दिन गड्ढे में गिरेंगे तब समझ में आएगा आपको। देखो विमला, वो गरीब है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने थोड़ी रोका है कि वो पैसे न कमाए, जाए, मेहनत करे, काम करे, बड़ा आदमी बने, मुझे क्या? और रही बात व्यवहार की, तो तुम मुझे मत सिखाओ कि किससे कैसा व्यवहार करना है। चंद्रभान की बात सुनकर विमला कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो जानती थी कि अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। उधर कुमार घर पहुंचता है। उसका पूरा शरीर जख्मी था। रीमा दौड़कर उसके पास आती है। अजय, आपके साथ क्या हुआ? किसने किया ये सब? अम्मा, जो खाट पर लेटी हुई थी, अपनी बीमार आवाज में कहती है, बेटा, तुम्हें किसी ने मारा है क्या? आखिर तू क्यों इन इंसानों के पास जाता है? ये जानवरों से भी खतरनाक होते हैं बेटा। तू बस ईमानदारी से मेहनत कर और अपने आने वाले कल को संभाल। कुमार रोने लगता है। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं आपके इलाज के लिए पैसे नहीं जमा कर पाया। मुझे माफ कर दो अम्मा। लेकिन आप चिंता मत करना, मैं किसी तरह आपके इलाज के पैसे जमा कर लूंगा।
पर अम्मा इसका कोई जवाब नहीं देती और शांति से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। कुमार और रीमा रोने लगते हैं, पर अब उनकी आवाज सुनने वाले वो बूढ़े कान भी सो गए थे, क्योंकि शांति देवी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और घर में अब खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। अजी, अम्मा के जाने के बाद से आप काम पर नहीं गए हैं, जिसकी वजह से घर में कोई राशन भी नहीं आ पाया। और आज घर में राशन का डिब्बा बिल्कुल खाली पड़ा है। आप कुछ करिए, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा। कुमार सोचते हुए भारी मन से कहता है, रीमा, मैं क्या करूं? जब से अम्मा हमें छोड़कर गई हैं तब से कुछ करने का मन ही नहीं करता। कुछ करने जाता हूं तो अम्मा का चेहरा सामने आ जाता है। रीमा काफी समझदार औरत थी। वो कुमार को समझाती है और कहती है, अजी, कब तक हम अम्मा को याद करके यूं रोते रहेंगे? इस दुनिया में जीना है तो कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और अम्मा ने भी जाते जाते यही कहा था कि बेटा, तुम मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करना और अपना आने वाला कल सुधारना। भूल गए? रीमा की बात सुनकर कुमार के अंदर थोड़ा आत्मविश्वास आता है। ठीक है रीमा, तुम आज किसी तरह चला लो। मैं शाम तक कोई काम करके राशन का इंतजाम कर लूंगा। कुमार गांव में जाकर कई जगह काम मांगता है, पर कोई भी उसे काम नहीं देता। बहुत ढूंढने के बाद भी जब काम नहीं मिलता तो वह दूसरे गांव जाने की सोचता है और वहां की ओर निकल पड़ता है। वह गांव पहुंचने ही वाला था कि तभी उसे किसी आदमी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी करा रहा है। मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। कुमार जल्दी जल्दी उस आवाज के पीछे जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक आदमी जमीन पर पड़ा कराह रहा है। आपको क्या हुआ काका? आप इतनी धूप में यहाँ क्या कर रहे थे? वो आदमी कुछ बोलने की हालत में नहीं था, फिर भी धीमी आवाज में कहता है, बेटा, मुझे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से सिर भारी लगा और मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ा। बेटा, तुम मुझे गांव के सरकारी अस्पताल तक छोड़ दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अरे अरे, क्यों नहीं काका, मैं आपको अस्पताल तक जरूर छोड़ दूंगा। फिर कुमार किसी तरह उन्हें अपने कंधे पर उठाता है और लोगों से पूछता हुआ गांव के अस्पताल तक पहुंचता है। वह उन्हें खाट पर लिटाता है और दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, बाहर उस आदमी की तबीयत बहुत खराब है, आप उसका इलाज करिए। अरे तुम घबराओ नहीं, मैं अभी चलता हूँ, उन्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर मरीज के कमरे में जाते हैं और कुमार बाहर ही बैठ जाता है। अरे, ये तो चौधरी साहब है। इतना कहकर डॉक्टर उनका इलाज शुरू कर देता है। बाहर कुमार काफी देर से इंतजार कर रहा था। वो भूल गया था कि वो यहाँ काम ढूंढने आया था। अरे, इस चक्कर में तो मैं भूल ही गया। घर पर रीमा मेरा इंतजार कर रही होगी कि मैं आज कुछ राशन लेकर जाऊंगा, और मैं हूं कि मुझे अभी तक कोई काम भी नहीं मिला। चलो काम ढूंढता हूं, नहीं तो यही रात हो जाएगी। कुमार ये सोचकर फिर से गांव में काम ढूंढने निकल जाता है। इधर कुछ देर बाद उस आदमी को होश आता है। पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि गांव के ही सेठ सुधीर चौधरी हैं, जो बहुत ही नेक और दिल के बड़े आदमी हैं। चौधरी साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब आप जैसे डॉक्टर हों तो मुझे भला क्या हो सकता है। अचानक उन्हें उस आदमी की याद आती है। और विनोद, वो आदमी कहाँ गया जिसने मुझे अस्पताल तक पहुंचाया था? अच्छा, वो आदमी, वो तो बाहर ही बैठा था। चलो, मुझे उस नेक दिल इंसान से मिलना है। डॉक्टर और चौधरी बाहर आते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। विनोद, यहाँ तो कोई नहीं है, कहीं वो आदमी चला तो नहीं गया? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? चौधरी साहब, वो आदमी अपने गांव का नहीं लग रहा था। मेरी उससे ज्यादा बात भी नहीं हुई।
पर बेचारा बहुत परेशान लग रहा था, शायद काम की तलाश में आया था। चलो कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। इतना कहकर चौधरी साहब वहां से चले जाते हैं। उधर कुमार को कोई काम नहीं मिलता तो वह वापस अपने गांव लौट आता है। शाम भी हो चुकी थी। गांव पहुंचते ही कुमार रघु की किराने की दुकान पर जाता है। दुकान पर कुछ लोग खड़े थे और रघु हिसाब किताब में व्यस्त था। रघु भैया, जरा सुनिए। अरे कुमार, आओ, क्या चाहिए? भैया, वो घर में राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आज काम की बहुत कोशिश की पर कहीं काम नहीं मिला। अगर आप थोड़ा राशन उधार दे देते तो मैं कल पक्का काम करके पैसे लौटा दूंगा। रघु थोड़ा सोचता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है, देखो कुमार, तुम्हें तो मैं जानता हूँ, तुम मेहनती आदमी हो। ठीक है, जितना चाहिए ले जाओ, जब हो सके दे देना। कुमार की आंखों में हल्की चमक आ जाती है। धन्यवाद भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। रघु उसे आटा, दाल, चावल और थोड़ा तेल दे देता है। कुमार खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचते ही रीमा दरवाजे पर खड़ी मिलती है। आ गए? कुछ इंतजाम हुआ? आ गए? कुछ इंतजाम हुआ? कुमार मुस्कुराते हुए थैला आगे बढ़ाता है। हाँ रीमा, आज उधार ही सही, पर खाना तो आ गया। रीमा की आंखों में राहत आ जाती है। रीमा पूरे दिन काम की तलाश में यहाँ वहाँ घूमता रहा, पर कहीं भी कोई काम नहीं मिला। मैं दूसरे गांव में भी गया, पर वहां भी मुझे कोई काम नहीं मिला। लेकिन रीमा, एक बात तो है, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। रीमा कुछ समझ नहीं पाती। अजी, ऐसा क्या अच्छा हो गया जबकि आपको कहीं काम नहीं मिला और आप कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ? रीमा, आज जब मैं अपने गांव से दूसरे गांव काम के लिए जा रहा था, तभी मुझे किसी आदमी के कराहने की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी जल्दी वहां गया और देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा कराह रहा है। मैं उसके पास गया और तुरंत उसे अस्पताल पहुंचा दिया। अब सोचो, अगर मुझे गांव में ही काम मिल जाता तो शायद वो आदमी नहीं बचता। इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते हो। पर आप तो बड़ी जल्दी आ गए। आपने ये भी देखा कि वो आदमी ठीक हुआ या नहीं? आप तो बस उसे अस्पताल में छोड़कर ही आ गए। कुमार ये सुनकर चिंतित हो जाता है। रीमा, काम ढूंढने की चिंता में मैं उस आदमी से मिलने जा ही नहीं पाया। मुझे लगा वो ठीक हो गया होगा, पर रीमा, मैंने गलत किया। मुझे उनके पास जाना चाहिए था और उनकी तबीयत के बारे में पता करना चाहिए था। मैं सुबह सुबह ही उस गांव जाऊंगा और उनसे मिलकर आऊंगा। अच्छा ठीक है, अब आप ज्यादा मत सोचो। सुबह चले जाना और उनसे मिल लेना। अब मैं खाना बनाती हूँ। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आप बैठिए, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। कुछ देर बाद रीमा खाना बनाकर लाती है और दोनों साथ बैठकर खाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। गांव में सन्नाटा छा जाता है और फिर वो रात भी बीत जाती है। मुर्गे की बांग के साथ नई सुबह हो जाती है। ठीक है रीमा, मैं चलता हूँ। उस आदमी से भी मिल लूंगा और कोई काम भी ढूंढ लूंगा। शायद कोई काम मिल जाए। ठीक है, आप जाइए। भगवान ने चाहा तो कोई बढ़िया सा काम जरूर मिल जाएगा। फिर कुमार घर से निकल जाता है और दूसरे गांव की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वो गांव में पहुंचता है, कुछ गांव वाले उसे घेर लेते हैं। अरे, तुम वही हो ना जो कल गांव में काम की तलाश में आए थे? तुम्हें सेठ जी ढूंढ रहे हैं, जल्दी जाओ, नहीं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कुमार डर जाता है। अरे भाई, मैंने क्या किया? सेठ जी मुझे क्यों बुला रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अब वो तो सेठ जी ही बताएंगे कि तुमने क्या किया है और तुम्हारा क्या गुनाह है। इतना कहकर वो आदमी कुमार को अपने साथ सेठ के घर की ओर ले जाता है। चौधरी का घर बहुत ही आलीशान और बड़ा था। इतना बड़ा घर देखकर कुमार और भी डर जाता है। वो आदमी उसे दरवाजे तक छोड़कर चला जाता है।
कुमार डरते डरते घर के अंदर जाता है। वहां सुधीर चौधरी सोफे पर बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही कुमार चौंक जाता है। काका, आप? क्या आप ही जाने माने सेठ सुधीर चौधरी जी हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप ही चौधरी साहब हैं। नहीं तो मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाता। चौधरी हंसने लगते हैं। अरे कुमार, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज के समय में कौन किसी के लिए इतना करता है? बताओ कुमार, तुम्हें क्या चाहिए? आज तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। कुमार कुछ सोचने लगता है। सेठ जी, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं आपसे कैसे मांगूं? कुमार, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। मैं सबको अपने बराबर ही समझता हूं, चाहे अमीर हो या गरीब। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, रुपए पैसे, जो कहोगे मिलेगा। सेठ जी, मांगने को तो मैं आपसे कुछ भी मांग सकता हूँ, आप दे भी देंगे। लेकिन ये सब कितने दिन चलेगा? एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगर हो सके तो मुझे काम दे दीजिए। कुमार की बात सुनकर सुधीर चौधरी बहुत खुश हो जाते हैं। कुमार, मैं आज तक लाखों करोड़ों लोगों से मिला हूं, लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा जो पैसों को ठुकरा कर मेहनत को ऊपर रखे। आज से तुम मेरे यहां काम करोगे, और हां, कभी भी पैसों की जरूरत हो बेझिझक मांग लेना। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सेठ जी, इसे एहसान कहकर इंसानियत को शर्मिंदा मत कीजिए। इंसानियत ही है जो इंसान को जानवरों से अलग बनाती है। चौधरी साहब कुमार की बातों से बहुत प्रभावित होते हैं। कुमार, तुम सच में बहुत समझदार हो। मुरली के साथ गोदाम पर जाओ और जो भी काम है पूरा करो। कुमार और मुरली साथ में काम पर चले जाते हैं। शाम तक काम पूरा करके कुमार पैसे लेकर घर लौटता है। रीमा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कल जिस आदमी को मैंने अस्पताल पहुंचाया था वो कोई और नहीं बल्कि उसी गांव के बड़े सेठ सुधीर चौधरी थे, और उन्होंने मुझे अपने यहाँ काम भी दे दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी माँ कहा करती थी, बेटी अगर बुरे वक्त आए हैं तो अच्छे वक्त आने में देर नहीं लगती, और आज हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। उस दिन के बाद से कुमार रोज चौधरी साहब के यहाँ काम करने लगा। कुछ ही सालों में उसने उस गांव में भी अपना एक बड़ा सा नया घर बना लिया। दूसरी ओर सेठ चंद्रभान का कारोबार खत्म हो गया। उसके यहाँ काम करने वाले लोगों ने काम छोड़ दिया। व्यापारियों ने भी उसके व्यवहार के कारण उससे संबंध तोड़ लिए। वह कर्ज में डूब गया। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति बिक गई और वो सड़क पर आ गया। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर मायके चली गई। एक दिन चंद्रभान काम मांगता हुआ सुधीर चौधरी के पास पहुंचता है। कुमार उसे तुरंत पहचान जाता है। सेठ जी, आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कृपा करके मुझे काम दे दीजिए। तभी कुमार बोलता है, अरे चंद्रभान, तुम यहाँ? और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम्हें तो अपने पैसों पर बड़ा घमंड था, क्या हुआ? कुमार, क्या तुम इसे जानते हो? हाँ सेठ जी, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। इसी की वजह से मेरी माँ मुझसे दूर हो गई थी। इसके घमंड ने ही मुझे आपके दरवाजे तक पहुंचाया था। पर चंद्रभान, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम तो अपनी दौलत पर बहुत अकड़ते थे। चंद्रभान मायूस होकर कहता है, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कुमार। मेरे घमंड ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। नौकरों ने काम छोड़ दिया, व्यापारियों ने साथ छोड़ दिया, व्यापार में घाटा हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। विमला भी मुझे छोड़कर चली गई। आज मेरे पास इन फटे पुराने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा। मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारा ये घमंड तुम्हें डुबो देगा, और आज वही हुआ। मुझे माफ कर दो कुमार। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपने यहाँ नौकर बना लीजिए। देखो चंद्रभान, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुमने कुमार के साथ जो किया वो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता, इसलिए फैसला अब कुमार करेगा। चंद्रभान की हालत देखकर
कुमार का दिल पसीज जाता है। सेठ जी, इसे एक मौका दे दीजिए, शायद ये अब सच में बदल गया है। चौधरी साहब उसकी बात मान लेते हैं और चंद्रभान को काम दे देते हैं। हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, और हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।